अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस स्टडी किए थे। नेक्स्ट हम लोग अब एक्सरसाइज प्रॉब्लम स्टडी करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज प्रॉब्लम से पहले एक हमारी एग्जांपल रह गई है जिसको मैं पहले सॉल्व करूंगा। एग्जांपल नंबर 4.1, 4.2 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं डिटेल में, और अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारे पास एग्जांपल 4.3 भी है। तो 4.3 एग्जांपल पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं और 4.3 एग्जांपल में पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा और फिर हम देखेंगे इसमें हमने फाइंड क्या करना है और फिर हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब इसमें कहता है कि अ ब्रिक ऑफ मैस, एक ब्रिक है, ईंट है जिसका मैस उसने दे दिया है। तो मैस ऑफ ब्रिक उसने दे दिया है आपको m इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। कितना दे दिया? 2 किलोग्राम। और कहता है वो रेस्ट पोजीशन ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। फ्रॉम रेस्ट पोजीशन का मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी। फ्रॉम रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पोजीशन का मतलब ये है कि एक ब्रिक है जिसे आप ड्रॉप कर रहे हैं, एक ब्रिक है जिसे आप क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं रेस्ट पोजीशन से। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट मैं कह देता हूँ, लेट से कोई ए है, यहाँ पे अभी जो ईंट पड़ी हुई थी, ब्रिक थी, ये कौन सी पोजीशन पे थी? रेस्ट पोजीशन पे। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई कितनी है? बेसिकली 0 है। अब बेसिकली क्या है, कहता है कि इनिशियली ये अभी कितनी हाइट पे थी। मैं कहता हूँ उसने कह दिया है कि इनिशियली ये जो ब्रिक है वो इनिशियल हाइट उसकी h1 इज इक्वल टू उसने दे दी है 5 मीटर, और फाइनल हाइट जो उसने दे दी है डेट वन विल बी h2 इक्वल टू दे दिया उसने 3 मीटर। और कहता है ये ब्रिक ऊपर से नीचे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से पैदा होगी उस ब्रिक के अंदर। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम हमेशा क्या प्रूव करते हैं? थर्ड चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहता है कि जब h1 से h2, लेट से मैं कहता हूँ ये पहले h1 हाइट पे थी ब्रिक, ठीक है, h1, फिर वो कुछ चल के दरमियान में किसी पॉइंट बी पे आ गई है, तो इसकी हाइट कितनी रह जाएगी? h2। तो जब यहाँ पे पहुँचेगी किसी बी पॉइंट पे, तो आप इस पॉइंट के ऊपर मुझे मालूम करके दें, फाइंड करके दें इसकी वेलोसिटी। फाइंड करके दें वेलोसिटी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन डिटरमिन करने लगे हैं। हम कैसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी? हम यहाँ पे कोई उसने फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दी। देखें गिवन डाटा में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दी, इसलिए मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। जाहिर बात है ऊपर से नीचे आते हुए इंटर कन्वर्टेबल हो रही है मैकेनिकल एनर्जीज, पोटेंशियल काइनेटिक में जा रही है, इसलिए मैं फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। नो यूजिंग लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। आइडियल केस वाली क्वेश्चन मैं स्टडी करने जा रहा हूँ। एम जी h1 माइनस h2 इक्वल टू हाफ एम v2 का स्क्वायर ये हमने स्टडी की थी। अब देखें यहाँ पे आपके पास बेसिकली आपने देखा है कि मैंने फ्रिक्शनल फोर्स ऐड नहीं की। वजह क्योंकि गिवन डाटा में उसने फ्रिक्शनल फोर्स दी नहीं है। अगर गिवन डाटा में या न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में उसने मुझे फ्रिक्शनल फोर्स का जिक्र किया होता तो फिर मैं ये आइडियल इक्वेशन ना लगाता। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को मैं क्या कर दूंगा? इग्नोर कर दूंगा। तो हमारा मकसद यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है? v2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप देखें, अब वैल्यूज पुट कर दें। मैथ्स की वैल्यू भी गिवन है, जी की h1 h2, मैथ्स की वैल्यू गिवन है, v1 की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से आप v2 डिटरमिन कर सकते हैं। तो 2, जी की वैल्यू 9.8, h1 आपके पास 5 है, h2 आपके पास 3 है, हाफ m आपके पास 2 है, और आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा v2 का स्केयर और माइनस v1 आपके पास 0 है। तो इस सब को आप देखें, इस साइड वाला 2 और इस साइड वाला 2 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपके पास 5 माइनस 3 कितना होता है? 5 माइनस 3 कितना होता है? 2। इधर रह गया आपके पास हाफ। इस साइड पे आपके पास क्या रह गया? v2 स्केयर माइनस 0 v2 स्केयर। 2 2s आर इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? 4। इधर आपके पास क्या रह गया? v2 स्केयर। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड 9.8 4s आर आपके पास आ जाएगा 39.2, और दोनों साइड पे आप स्केयर रूट अप्लाई कर दें तो v2 आपके पास आ जाएगा 6.26 मीटर पर सेकेंड। ये आपने इतनी हाइट पे
3 मीटर की हाइट पे, 3 मीटर की हाइट पे H2 मतलब 3 मीटर की हाइट पे आपकी ईंट की रफ्तार उस लम्हे इतनी होगी 6.26 मीटर पर सेकंड, या राउंड ऑफ करके आप 6.3 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा। अब देखें इससे आगे हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स पे मैं आ रहा हूँ। तो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल के बाद। और एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में पहले हम 4.1 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो 4.1 में उसने आपको क्या कहा है। 4.1 प्रॉब्लम में कहता है उसने गिवन डाटा आपको दे दिया है। अ मैन पुशेज अ लॉन मोवर विद अ 40 न्यूटन फोर्स। एक आदमी है, बड़ी मशीन नहीं होती जिसे घास काट रहे होते हैं लॉन में, ठीक है। नीचे एक बॉक्स होता है, ऊपर एक बड़ा सा उसके साथ आप कह लें रॉड सा लगा होता है, और आप इसे आगे की तरफ चला के ऐसे जैसे वॉगन चलाते हैं किसी बेबी की, ऐसे चला के आप घास को काटते हैं। तो कहता है एक लॉन मूवर है, वो 40 न्यूटन पे ताकत लगा रहा है। लेट से मैं कहता हूँ ये नीचे एक बॉक्स होता है, ऐसे लॉन मूवर होता है, तो इसको आगे की तरफ वो घुसेड़ते हैं, ट्र ट्र करके ऐसे वो रोटेट करता है, ठीक है, और वो आगे घास कटता चला जाता है। 40 न्यूटन ताकत लगा रहा है, कितने डिग्री एंगल पर रख के ज़मीन के साथ, ये एंगल कितना बन रहा है ज़मीन के साथ 20 डिग्री पे, और कितना वो आगे की तरफ फासला कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है 20 मीटर। तो आप मुझे बताएं वो जो लॉन मूवर है जब घास काटेगा 20 मीटर तक आगे मशीन को ट्रैवल करवा के, तो वो कितना वर्क डन करेगा, वो कितना वर्क डन करेगा। तो आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। वर्क का फार्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा है, W = F डॉट D। तो डॉट हटा के आप क्या लगाते हैं, कॉज ऑफ थीटा। W = F D कॉज ऑफ थीटा। तो फोर्स की वैल्यू उसने कितनी दे दी है 40, डी की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी दे दी है 20, और थीटा दे दिया है 20 डिग्री। कैलकुलेटर से cos 20 डिग्री आप कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करेंगे 751.7 आपके पास जूल आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ 7.517 इंटू 10⁻² जूल आ जाएगा। इतना वर्क डन वो आदमी करेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम के पास सबसे पहले मैं इसका गिवन डाटा लिखूंगा। एक रेन ड्रॉप है, ठीक है, और रेन ड्रॉप बारिश का कतरा है, दैट वन इज रेन ड्रॉप। अब ये एक रेन ड्रॉप है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में गिवन डाटा में और सोल्यूशन के नंबर होंगे विद प्रॉपर यूनिट। डायग्राम का यहाँ पे किसी न्यूमेरिकल का कोई नंबर नहीं है, ये ज़हन में रखना है। गिवन डाटा में कहता है कि रेन ड्रॉप है, और रेन ड्रॉप का उसने मैथ दे दिया है 3.35 10⁻⁵ किलोग्राम। हाइट पे है रेन ड्रॉप, ऊपर हवा में 100 मीटर की हाइट पे। कहता है जब रेन ड्रॉप आपको पता है ऊपर से नीचे आएगा, तो रेन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी, ठीक है, या ऊपर की तरफ। नो, आप कहेंगे कि सर रेन ड्रॉप जब ऊपर से नीचे आएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, और जबकि जो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो उसका वेट है, या जो उसका वेट है ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। तो कहता है आप फाइंड करके दें, टू फाइंड, आप मालूम करके दें कितना ग्रेविटी नीचे वर्क डन करेगी और फ्रिक्शनल इसके ऊपर की तरफ कितना वर्क डन करेगी। तो एक W1 मैं कह देता हूँ वर्क डन किस वजह से निकालना है, ग्रेविटी की वजह से निकाल के दें, और W2 मैंने फाइंड करना है किसकी वजह से निकालना है, फ्रिक्शन की वजह से निकाल के दें। तो अब हम इसका सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं। अब W1 W2 हमने कैलकुलेट करना है, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ किसकी, सोल्यूशन की। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं इस साइड पे वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी कितना वर्क डन करती है रेन ड्रॉप पे, और फिर हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब ये रेन ड्रॉप ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क करेगी, और रेन ड्रॉप फ्रिक्शनल फोर्स इसको आपको पता है ऊपर की तरफ वर्क डन करेगी। अब देखें जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमें पता है वो ऊपर की तरफ वर्क डन करेगी। अब गौर से सुनिएगा, अब जारी बात है हाइट की फॉर्म में है ना ऊपर और नीचे, और वर्क किस फॉर्म में हो रहा है,
पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh। तो W1 आपके पास किसके इक्वल आ गया, आपके पास मैथ कितना दे दिया उसने 3.35 10 की पावर -5, और g की वैल्यू कितनी दे दी है मल्टीप्लाई बाय 9.8, और हाइट कितनी दे दी है 100। तो W1 आपके पास आ जाएगा 0.0328 जूल। तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब आपको पता है फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ है, तो वर्क का फार्मूला W=F.D लगाऊंगा। फ्रिक्शनल फोर्स F D डिस्प्लेसमेंट हाइट की फॉर्म में है, थीटा कॉज ऑफ थीटा, और जारी बात है हाइट ये नीचे की तरफ कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कवर हो रहा है, तो F और डिस्प्लेसमेंट दोनों, F और हाइट दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। अब जारी बात है जो फ्रिक्शनल फोर्स है कहता है बेसिकली वो वेट पे इसके डिपेंड कर रही है। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इसके वेट पे, और वेट किसकी इक्वल है, mg के। तो आपके पास W=mg इंटू एच इंटू थीटा 180 डिग्री। आपको पता है cos 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आपके पास आ जाएगा W=mgh इंटू -1, तो W=-mgh। तो ये आप सेकंड केस में वर्क डन निकाल रहे हैं, इसको मैं W2 का नाम दे देता हूँ ताकि इन दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट कर सकूँ। मैथ्स गिवन डाटा में उसने वैल्यू दे दी है 3.35 10 की पावर -5, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट की वैल्यू 100। देखें वैल्यू बिल्कुल वही सेम है, 1 2 3 1 2 3 वैल्यूज़ वही सेम है W1 वाली, सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे। तो W2 आंसर आप वही लिख देंगे, दोबारा कैलकुलेटर पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से नेगेटिव आ जाएगा। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, और नेगेटिव। तो आपने दोनों का अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करके दे दिया है, वर्क डन अलग अलग कैलकुलेट करके दे दिया। अब नेक्स्ट जो हम प्रॉब्लम स्टडी करने जा रहे हैं, डेट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम 4.3। अब 4.3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस उसने ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको आपने ध्यान से समझना है। ये आपके पास गिवन डाटा उसने ये दे दिया है, ब्रिक्स हैं, कुछ ब्रिक्स हैं, हर ब्रिक हर ईंट का जो वज़न है, जो वेट है उसने दे दिया 1.5 kg, और जो थिकनेस है, थिकनेस ऑफ ब्रिक ईंट, ये ईंट है उसकी जो थिकनेस है वो हम हाइट की फॉर्म में लेंगे। तो थिकनेस ऑफ ब्रिक जो हाइट में कह रहा हूँ कितनी है 6 सेंटीमीटर। ऐसे यूनिट चेक कर लें, किलोग्राम ठीक है लेकिन ये सेंटीमीटर मीटर में होनी चाहिए। तो 6/100, तो आपके पास हाइट क्या आएगी 0.06 मीटर। ये अब यूनिट ठीक हो गया। अब वो कहता है कि बेसिकली थिकनेस ऑफ ब्रिक को हाइट मैंने क्यों लिया है, क्योंकि वो कह रहा है कि आप मुझे मालूम करके दें मेरे पास 10 ब्रिक्स हैं, 10 ब्रिक्स हैं, और इन 10 ब्रिक्स को मैंने स्टैक करना है एक दूसरे के ऊपर। स्टैक से क्या मुराद है, सोल्यूशन में देखिए मैं समझाता हूँ और फिर मैं टू फाइंड लिखता हूँ। स्टैक से ये मुराद ये है कि हमने एक दूसरे के ऊपर वन अनदर, हमने इनको एक दूसरे के ऊपर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ये सब की आपने ये जन्म रखना है। थिकनेस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर मैंने रखना है और बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। लेट्स से मैं इसको आपको एक आसानी के लिए दोबारा बता देता हूँ कि आपके पास ये 10 ब्रिक्स हैं और 10 ब्रिक्स को आप लोगों ने बिल्कुल एक जैसी थिकनेस के लिहाज से एक दूसरे के ऊपर स्टैक करना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है, आपने एक दूसरे के ऊपर रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 ब्रिक्स को आपने एक दूसरे के ऊपर रखना है। तो कहता है ये एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए ब्रिक को ये टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन निकाल के दें। अब ये देखें, ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ की क्या है, सरफेस है, अर्थ की क्या है, सरफेस है। अब आपके पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपके पास 2 से 3 मेथड हैं। तो मैं एक मेथड आपको करा देता हूँ जो थोड़ा डिटेल में होगा, आपके लिए समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, अब देखें ये जो पहली ब्रिक है ये ज़मीन के लिहाज से कितनी हाइट पे है, 0 इंच, इसकी कोई हाइट नहीं है।
ये जो दूसरी ब्रिक है, ये फर्स्ट ब्रिक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है, ये 10 है। पहली ब्रिक की ज़मीन के साथ कोई हाइट नहीं है। दूसरी ब्रिक की उतनी हाइट होगी जितनी पहली की होगी, ठीक है। तो दूसरी ब्रिक की हाइट 1 h। तीसरी ईंट की उतनी हाइट होगी जो पहली की और दूसरी की होगी, h प्लस h। तो तीसरी की हाइट में क्या कह दूंगा, 2h। ज़मीन से कितनी हाइट बनेगी, 2h। चौथी की क्या होगी आपके पास, 3h। इसी तरह 4h, इसी तरह 5h, 6h, 7h, 8h, 9h। ये हाइट्स हर ब्रिक की मैंने अर्थ की सरफेस से निकाल ली। तो टोटल वर्क मैंने निकालना है। तो पहली ब्रिक के लिए वर्क डन 0 कह देता हूँ, दूसरी के लिए W1, W2, W3, W4, W5 प्लस W6 प्लस W7, W8 प्लस W9। तो पहले को W0 इसलिए शो किया है क्योंकि अर्थ सरफेस के साथ इसकी हाइट की बात कर रहा है। तो मुझे पहले ही पता चल गया न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होना है। तो पहले की ज़मीन के लिहाज से हाइट 0 है, इसलिए मैंने W0 से शो कर दिया। अब वो कहता है कि हमें पता है वर्क किस फॉर्म में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो रहा है। तो पहली ब्रिक के लिए निकालना है जिसे W0 शो किया, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। तो आपके पास पहली ब्रिक की जो हाइट है जो आपने कही है, डेट वन विल बी, पहली ब्रिक की जो हाइट मैं कह देता हूँ वो h1 आपने कितनी कहा हुआ है पहली ब्रिक के लिए 0। तो W0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह फिर अब आपने कैलकुलेट करना है किसके लिए, W1। तो वर्क डन किस फॉर्म में हो रहा है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो W1 दूसरी जो ब्रिक है, दूसरी ब्रिक है, इसका वर्क डन आपने किससे शो किया, सेकंड ब्रिक का W1 से शो किया। किससे शो किया है, W1 से शो किया। तो इसकी हाइट क्या बनेगी आपके पास, 1h बनेगी। हाइट क्या बनेगी, 1h बनेगी। तो W1 आपके पास आ जाएगा, W1 आपके पास आ जाएगा mgh। इसी तरह आपके पास सिमिलरली W2 के लिए फार्मूला क्या मैं लिखूंगा, mgh2। और W2 की हाइट आपके पास क्या बनेगी, या सिंपली मैं कह देता हूँ डेट वन आपकी और आसानी के लिए मैं इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि पहली के लिए आपने हाइट अगर h0 का है तो h0 बेसिकली क्या है, 0 हाइट पे है। W1 के लिए आपने हाइट कितनी कही है, h1, और h1 किसकी इक्वल थी, 1h के। इसी तरह उसकी जो हाइट बन रही है आपके पास, डेट वन विल बी W2, और W2 की h2, और h2 हाइट आपकी बेसिकली कितनी बन रही है, डेट वन विल बी जो आप W2 कैलकुलेट कर रहे हैं 2h। तो आपके पास W2 क्या आ जाएगा, mg इंटू 2h। तो W2 आपके पास आ जाएगा 2mgh। इस तरह कहते हैं सिमिलरली आप डायरेक्ट लिखते जाएं, W3 आपके पास क्या आ जाएगा, 3mgh। W4 आपके पास आ जाएगा 4mgh। W5 आपके पास आ जाएगा 5mgh। क्या आ जाएगा, 5mgh। इसी तरह W6 आपके पास आ जाएगा 6mgh। W7 आपके पास आ जाएगा 7mgh। और W8 आपके पास आ जाएगा 8mgh। और W9 आपके पास आ जाएगा 9mgh। तो ये सारी वैल्यूज़ मैं पुट कर देता हूँ, पुट इन अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन में कौन सी अबव इक्वेशन है, टोटल वर्क डन की। तो W0 आपने कितना निकाला, 0। W1 कितना निकाला, mgh। W2 कितना निकाला आपने, 2mgh। W2 कितना निकाला आपने, 2mgh। इसी तरह 3mgh प्लस 4mgh प्लस 5mgh प्लस 6mgh प्लस 7mgh प्लस 8mgh और प्लस 9mgh। तो W इज इक्वल टू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9। इस सब में से मैं कॉमन क्या ले लेता हूँ, mgh। इस सब को आप यहाँ से ऐड करेंगे तो आपके पास 45 आ जाएगा, और साथ क्या आ जाएगा, mgh। मैथ्स की भी वैल्यू पता है, g कांस्टेंट है, हाइट भी उसने दे दी हुई है। तो यहाँ से आप टोटल वर्क डन निकालने में कामयाब हो जाएंगे। W इज इक्वल टू 45 mgh।
तो 45 मैथ्स की वैल्यू आपके पास क्या है 1.5, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट उसने क्या दे दिया 0.6। तो इस सब को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 जूल अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 39 पॉइंट समथिंग आता है, 39 पॉइंट समथिंग आता है, पर अप्रॉक्सीमेटली 40 जूल इसका आंसर लिख देंगे। 40 जूल आप अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर लिख देंगे। तो ये डिटेल्ड मेथड है इस न्यूमेरिकल का। इसके अलावा